गुड इवनिंग एवरीवन। द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जॉन रॉल्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये सेशन आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सेशन को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जॉन रॉल्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी को पढ़ना और उनको सॉल्व करना जो क्वेश्चन इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी से पूछे गए हैं, ओवरऑल आपके नज़रिए में पढ़ने के और समझने के एक रेडिकल चेंज आएगा और आप चीज़ों को गहराई से समझ सकेंगे कि जॉन रॉल्स के जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए। और वैसे भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की अगर बात करें तो रॉल्स एक ऐसे थिंकर हैं जिनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी से, स्पेशली उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस से क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में होते हैं। मैं पिछले 20 साल के पेपर का एनालिसिस कर रहा था तो मैंने उसमें देखा कि रॉल्स से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन का कंपाइलेशन है काफ़ी बड़ा है, तो इस वीडियो के हम 2 पार्ट्स बनाएंगे। ये पहला पार्ट्स है जिसमें हम 2015 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो भी आपको विदिन 2 और 3 डेज़ आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल मैं उसको भी रिकॉर्ड करूँ। तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में दिसंबर 2005 में पूछा गया था। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ऐड किया है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ आपको 2 लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें कुछ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं और उनके जो आइडियाज़ हैं वो आपके सामने रखे गए हैं। आपको सिंपली इसमें उसको मैच करना है। और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आप देखें ये जो कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। आमतौर पे हम जानते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, राइट? मॉन्टेस्क्यू ने। लेकिन अगर आप लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी को देखेंगे, ठीक है, लॉ की पॉलिटिकल फिलॉसफी को देखेंगे तो वहाँ भी आपको एक ग्लिम्स मिलेगी, एक झलक मिलेगी, जहाँ पे लॉ के राजनीतिक दर्शन में हम देखते हैं कि वो वर्गीकरण करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं, सरकार के 3 अंगों के बारे में बात करते हैं। हालांकि वो जुडिशियरी को, न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव की एक ब्रांच मानते हैं और एक फेडरेटिव पावर की वो बात करते हैं, संघीय शक्ति के बारे में बात करते हैं, फेडरेटिव पावर के बारे में। वैसे तो ये जो सेशन है इसमें हम जॉन रॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि इस चीज़ को बताना ज़रूरी है कि लॉ की पॉलिटिकल फिलॉसफी में हमें जो है सेपरेशन ऑफ पावर की ग्लिम्स, एक झलक मिलती है और एग्जामिनर का यही पर्पज़ है। और ये थोड़ा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप जैसा कि जानते हैं हेजीमनी का जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने दिया है? उसको दिया है एंटोनियो ग्राम्स्की ने। लेकिन साथ ही साथ आप एंटोनियो ग्राम्स्की की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखेंगे कि वहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है, नागरिक जन समाज है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात की गई है। तो आपको इसमें से थोड़ा सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें एग्ज़ाम में क्या है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसको चूज़ करना होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि रॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जिसको हिंदी में वितरणात्मक न्याय कहते हैं, राइट? लॉ को मैंने आपको बता ही दिया। एंटोनियो ग्राम्स्की केस में हम जो है सिविल सोसाइटी को सिलेक्ट करेंगे, ना कि हेजीमनी को, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं हेजीमनी और सिविल सोसाइटी दोनों किसके हैं? एंटोनियो ग्राम्स्की के। और जीन बोदा की बात करें या बोदिन की बात करें, इन्होंने सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को पॉलिटिकल फिलॉसफी में, राजनीतिक दर्शन में इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर आप बात करें ऑप्शन की, इस क्वेश्चन के ऑप्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बी कैसे करेक्ट होगा? हम जो है डी को हमने किससे मैच किया है? डी को हमने मैच किया है थर्ड से। तो डी आप देखें थर्ड यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। और देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और देखिए डी को थर्ड से हमने मैच किया है यहाँ भी और यहाँ भी, तो बाकी ये 2 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए। बचे कौन कौन? बी और डी। और हमने क्या किया कि रॉल्स को हमने मैच किया थर्ड से।
राइट, सॉरी, रॉल्स को हमने मैच किया किससे, सेकंड से, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से हमने मैच किया है। तो ए को हमने मैच कर दिया सेकंड से, राइट, रॉल्स को हमने मैच कर दिया सेकंड से। और फिर अगर हम बात करें, हमने जो है जॉन लॉक को मैच किया फिफ्थ से, राइट, जॉन लॉक को हमने मैच किया फिफ्थ से। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे मैच कर दिया फिफ्थ से। और सी को हमने जो है, जो ऑप्शन सी है इसमें, आप देखिए यहाँ पे ग्राम्सी को हमने सिविल सोसाइटी से मैच किया। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, आपको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे तभी आप जो है चीज़ों को सॉल्व कर सकेंगे। और साथ ही साथ आपको ये मालूम होगा कि लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी में हमें देखने को मिलता है कि वो भी शक्ति पृथक्करण के बारे में, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप देखें पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन अबाउट जस्टिस बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म, निम्न में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौता वाद पर आधारित किया। तो हम जानते हैं कि जो रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो किस पे है, कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। वो बात करते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहाँ पे लोग न्याय के सिद्धांतों को डेवलप करने की, खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगेन यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि फॉर प्रोपाउंडिंग देयर थियरीज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाज यूज्ड, सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया। तो ये मैं एक क्वेश्चन पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ, रॉल्स ने और रॉबर्ट नॉजिक दोनों ने जो है अपने थियरीज को प्रस्तावित करने के दौरान, अपने थियरीज को प्रोपाउंड करने के दौरान, प्रपोज करने के दौरान उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड एंड फोर यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जिसे जून 2009 में पूछा गया है, बात यहाँ पे हो रही है रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी के बारे में बात हो रही है, राइट। राजनीतिक सिद्धांत की पुनरुत्थान पर किसके द्वारा दृढ़तापूर्वक बल दिया गया। रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी वॉज इम्फेटिकली अरेस्टेड बाई। तो हम जानते हैं कि हमने अपनी क्लासेस में जब हम जॉन रॉल्स को पढ़ा रहे थे तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि जॉन रॉल्स की बुक ए थियरी ऑफ जस्टिस जब ए थियरी ऑफ जस्टिस ये बुक 1971 में पब्लिश होती है। और इस बुक के बारे में जो है विल किमलिका, आपने विल किमलिका का नाम सुना होगा। ये एक मल्टीकल्चरल थियरिस्ट है, ये ग्रुप राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो जॉन रॉल्स की बुक है ए थियरी ऑफ जस्टिस, इसके पब्लिकेशन के बाद से जो है जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी है, यहाँ पे पॉलिटिकल थियरी का मतलब क्या, यहाँ पे पॉलिटिकल थियरी का मतलब है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी से। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी मतलब मूल्य परक जो राजनीति है, जहाँ पे मूल्यों के बारे में बात की जाती है, वैल्यूज के बारे में बात की जाती है, उससे है। और हम देखते हैं कि प्लेटो के चिंतन में भी हम देखते हैं न्याय के सिद्धांत के बारे में बात की जाती है। और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस को, मतलब जो है पॉलिटिकल साइंस को जो है जो नेचुरल साइंसेस है उसकी तर्ज पे जो है विज्ञान बनाने की कोशिश की गई। और उस कॉन्टेक्स्ट में हमने जो है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद यानी बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म को देखा। तो ये सब फैक्टर्स थे जिन्होंने क्या किया कि इन्होंने पॉलिटिकल थियरी के डिक्लाइन में बहुत बड़ा रोल इनका था। उस तरीके की बात नहीं हो रही थी पॉलिटिकल थियरी में मूल्य और वैल्यूज़ के बारे में, वहाँ पे बात हो रही थी मूल्यों को और तथ्यों को, फैक्ट्स को और डेटा को, वैल्यूज़ को अलग करने की बात हो रही थी। लेकिन एक बार फिर से रॉल्स ने क्या किया कि फिर से उन्होंने जस्टिस को पॉलिटिकल फिलॉसफी के सेंटर में ला करके रख दिया। और यह इसी वजह से विल किमलिका कहते हैं कि ए थियरी ऑफ जस्टिस के पब्लिकेशन के साथ ही नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी यानी मूल्य परक राजनीति की जो है फिर से शुरुआत फिर से होती है, पुनरुत्थान उसका होता है, उसका रिसर्जेंस होता है, रिवाइवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसे जून 2009 में पूछा गया है, अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है। और लिस्ट वन और लिस्ट टू में, लिस्ट वन में कुछ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं और लिस्ट टू में कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं।
और इन्हें आपको मैच करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट है, अज्ञानता का पर्दा, ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है जॉन रॉल्स का। अज्ञानता का पर्दा क्या है? कि ये अपने आप में एक काल्पनिक स्थिति है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। यहाँ पर लोग व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे, अज्ञानता के पर्दे के पीछे बैठकर न्याय के उस सिद्धांतों को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो समाज के हर एक सेक्शन को एक्सेप्टेबल हो, जिसके माध्यम से एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी, एक व्यवस्थित समाज की स्थापना की जा सके। और रूसो के बारे में आप जानते हैं, रूसो ने समान इच्छा का सिद्धांत दिया था, जनरल विल का जो कॉन्सेप्ट है। लॉक फेमस है कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार है वो लोगों की सहमति पर आधारित होनी चाहिए। और हीगल का बहुत ही फेमस कोट है, आप उनकी जो बुक है फिलॉसफी ऑफ राइट जो 1821 में पब्लिश हुई थी, उन्होंने क्या क्या बताया कि जो राज्य है वो क्या है? वो ईश्वर का अवतरण है, ईश्वर की यात्रा है पृथ्वी पर, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो अगर इस तरीके से अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, इसे जून 2009 में पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये देखिए क्वेश्चन जो जून 2009 में जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और एक तरीके से कह सकते हैं लॉजिकल क्वेश्चन है ये। इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक एजर्सन है, अभिकथन है, दूसरा कारण है, तर्क है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि रॉल्स ए थियरी ऑफ जस्टिस इज पावरफुल। क्या है? पावरफुल है, शक्तिशाली है, डीप है, सब्टल है, सूक्ष्म है, वाइड रेंजिंग, काफ़ी व्यापक है, सिस्टमैटिक वर्क इन पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलॉसफी, राजनीतिक और नैतिक दर्शन के अंदर क्या है कि एक व्यवस्थित वर्क है, एक सिस्टमैटिक कार्य है ये। बिल्कुल सही बात है। हम जानते हैं कि रॉल्स की जो बुक है ए थियरी ऑफ जस्टिस, उससे नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी का रिवाइवल होता है। और उसमें उन्होंने क्या कोशिश की है? उसमें उन्होंने कोशिश की है कि कैसे एक व्यवस्थित समाज, एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी की स्थापना की जाए। और उसके लिए वो क्या करते हैं कि न्याय के सिद्धांत की जब वो परिकल्पना करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो समानता और स्वतंत्रता के बीच में एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब हम एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी को इस्टेब्लिश करेंगे तो समाज में असमानताएं नहीं होंगी, तब भी एक व्यवस्थित समाज के अंदर असमानताएं होंगी, लेकिन उस समाज के अंदर जो है असमानताओं को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, अव्यवस्थित, मतलब उसको व्यवस्थित किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि जो समाज का लीस्ट एडवांटेज सेक्शन है, जो समाज का लीस्ट एडवांटेज सेक्शन है, जो हीनतम स्थिति में जो वर्ग है, जो मनुष्य है, उसको ग्रेटेस्ट बेनिफिट मिले, उसको अधिकतम सुख मिले, उसको अधिकतम लाभ मिले। अब न्याय के सिद्धांत, अगर समाज में असमानता मौजूद भी है तो उस असमानता को इस तरीके से मैनेज किया जाएगा कि जो गरीब लोग हैं, जो लीस्ट एडवांटेज कंडीशन में, उनको ग्रेटेस्ट बेनिफिट हो। और रीज़न क्या दिया गया है यहाँ पे आप देखेंगे अगर, कि political philosophers now must either political philosopher now must either work within Rawls theory or explain why not। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जिसे जून 2009 में पूछा गया है, इसके आंसर की बात करें, यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा? वो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें 4 विकल्प दिए होते हैं कि ऑप्शन ए, बी, इसमें क्या है कि जो असर्शन है वो सही है और जो इसका रीज़न है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरे उसमें ऑप्शन में क्या है कि ऐसा होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही, दोनों कथन जो है, जो दो स्टेटमेंट है ये दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है एक की स्पष्ट व्याख्या नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो इस क्वेश्चन में जो है, जो आंसर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ए इन द सेंस कि ये जो कौन स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है और ये इसकी क्लियर स्पष्ट व्याख्या है। क्यों? क्योंकि रॉल्स की थ्योरी में आप देखते हैं कि उसमें काफ़ी व्यापक है, उसमें सारी चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई है। और मैं जहाँ तक मैंने अभी पॉलिटिकल थ्योरी को, पॉलिटिकल फिलॉसफी को पढ़ा है, तो रॉल्स की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो उनका न्याय का सिद्धांत है, वो अभी तक न्याय के सिद्धांत जितने भी लोगों ने बात की उसमें सबसे बेहतरीन है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है
उसकी सही एक्सप्लेनेशन है। और एक्चुअली क्या है ना, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट रॉबर्ट नॉजिक का है। ये जब रॉल्स के न्याय सिद्धांत की क्रिटिक देते हैं, उसकी समालोचना करते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि राजनीतिक जितने भी राजनीतिक दार्शनिक हैं, उनको ये बताना पड़ेगा, या तो उनको कि वो रॉल्स की फिलॉसफी को क्यों अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, उसके दर्शन को क्यों नहीं मान रहे हैं, या फिर उसको उसी फ्रेमवर्क के अंदर काम करना पड़ेगा जो फ्रेमवर्क जो है रॉल्स ने प्रोवाइड किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसे दिसंबर 2009 में पूछा गया था। अगेन यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है और आपको मैच करना है। ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें प्लेटो का जो जस्टिस है, सॉरी प्लेटो जो है, प्लेटो किससे रिलेटेड है? फिलोसफर किंग से। रॉल्स जस्टिस एज फेयरनेस, ये इजी क्वेश्चन है। मार्क्स सरप्लस वैल्यू। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यूजीसी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्क्स की किस बुक में सरप्लस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है, जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, सरप्लस वैल्यू, इसको किस किताब में, किस बुक में डिस्कस किया गया है? तो ये दास कैपिटल जो बुक है मार्क्स की, उसमें सरप्लस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है। और उपयोगितावाद तो हम जानते ही हैं, ये बेंथम का कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जिससे पूछा गया दिसंबर 2010 में। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें आप देख सकते हैं कि अगेन आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, थिंकर्स के नाम दिए गए हैं, उसको आपको मैच करना है। और आप जानते हैं कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है फॉल्ट ऑफ सिविलाइजेशन, जिसको किसने दिया है? सैमुअल पी हंटिंगटन ने। और थ्योरी ऑफ जस्टिस जैसा कि आप जानते हैं रॉल्स ने दिया है। समीर अमीन के बारे में थोड़ा सा आइए समझते हैं। समीर अमीन के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं समीर अमीन से। समीर अमीन के बारे में अगर बात करें तो एक अफ्रीकन मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, और इन्होंने जो है डिपेंडेंसी थ्योरी जो है, जो पराश्रितता का जो सिद्धांत है, डिपेंडेंसी थ्योरी, उसके उसके ऊपर काफ़ी काम किया है। और इन्होंने 2 बुक लिखी हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। उसमें ये जो एक बुक है डिपेंडेंसी पे उन्होंने लिखी है, एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन ऑन ए वर्ल्ड स्केल। इस बुक को समीर अमीन ने 1974 में लिखा था। और एक और बुक है उनकी जिसका नाम है अनइक्वल डेवलपमेंट। अनइक्वल डेवलपमेंट, असमान विकास, जिसको हम कह सकते हैं। अनइक्वल डेवलपमेंट का मतलब असमान विकास। इस बुक को उन्होंने 1976 में लिखा था। और ये डिपेंडेंसी थ्योरी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर हैं समीर अमीन। और पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने दिया? रोनाल्ड चिलकोटे ने। ओके गाइस, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इस दिसंबर 2010 में पूछा गया है, इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में दिसंबर 2011 में पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कुछ, अगेन आपको कुछ लिस्ट प्रोवाइड की गई है और आपको इसको मैच करना है। न्यू लिबरल थिंकर कौन है? नव उदारवादी जो विचारक है कौन है? रॉबर्ट नॉजिक है। और जॉन रॉल्स लिबरल थिंकर हैं। अभी जॉन रॉल्स के बारे में कुछ चीज़ें हम और भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं किसके बारे में? एडवर्ड सईद, जो कि एडवर्ड सईद के बारे में, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एडवर्ड सईद। सईद बहुत लोग साइड पढ़ते, बहुत लोग सैड पढ़ते हैं, तो आपको प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूज नहीं होना है। और एक है रोज़ा लग्जमबर्ग। रोज़ा लग्जमबर्ग की बात करें, अगर आपने पॉलिटिकल थियरी को पढ़ा होगा ठीक से, और मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी को पढ़ा होगा, और उसके अलावा उन थिंकर्स के बारे में पढ़ा होगा जिन्होंने मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है, तो रोज़ा लग्जमबर्ग जो हैं एक ऑर्थोडॉक्स, क्या हैं? ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। ये एक महिला हैं, आप इसके नाम से में कंफ्यूज मत होइएगा। शी इज़
मतलब ये एक फीमेल है, ठीक है ना? इसको थोड़ा-सा आप ध्यान में रखिएगा। एक ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट थिंकर हैं ये। और रोज़ा लग्जमबर्ग की अगर हम बात करें, इन्होंने थर्ड वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इसमें जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे रिलेटेड है एडवर्ड सईद, ठीक है? और एडवर्ड सईद जो है, अगर आपने पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के बारे में पढ़ा होगा, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, इसको हिंदी में उत्तर औपनिवेशिक कहते हैं, उत्तर औपनिवेशिकवाद। और इसको बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ जब आप उत्तर औपनिवेशिकवाद पढ़ेंगे, उनके संस्थापकों में पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि एडवर्ड सईद जो है वो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के फाउंडर रहे हैं, वन ऑफ द फाउंडर। मतलब फाउंडर तो कई रहे हैं, लेकिन उसमें से ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, या फाउंडर आप कह सकते हैं। और अगर बात करें आंसर की, तो इस क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन नंबर 50 जिससे पूछा गया है दिसंबर 2011 में, इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अभी तो आपको क्वेश्चन इजी दिख रहे हैं, जैसे जैसे पेपर ये आगे बढ़ेगा ना, इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाएगा और चीज़ें और इंटरेस्टिंग होंगी। आपको मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरह से ज़ीरो से लेकर के जो एडवांस लेवल है वहाँ तक मैं लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बीच-बीच में जो कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको रोज़ा लग्जमबर्ग के बारे में बताया, या फिर एडवर्ड सईद के बारे में बताया, तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सकती हैं। तो आप ये कोशिश करें कि जब भी इस तरीके के लेक्चर्स जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसको आप जब देखने बैठें तो पेन और पेपर को लेकर के बैठें, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको शायद ही किसी एक वीडियो में मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर, अब देखिए जैसे, अब देखिए कि हुआ, अब देखिए यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट दिखा है, शायद ही आपने इसके बारे में सुना होगा, ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस, परस्पर व्यापी मतैक्य सिद्धांत। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि द डॉक्ट्रिन ऑफ ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस इज एडवोकेटेड बाय, इस कॉन्सेप्ट को दिया है रॉल्स ने। रॉल्स की एक बुक है जिसका टाइटल है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। इस बुक के अंदर जॉन रॉल्स ने ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस के डॉक्ट्रिन को, परस्पर व्यापी मतैक्य सिद्धांत की को दिया, इसकी वकालत की है। आइए समझते हैं कि ये परस्पर व्यापी कॉन्सेंसस है क्या चीज़। जैसे कि आप देखें, आमतौर पे एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है या डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, उसमें अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग होते हैं, अलग अलग मजहब को मानने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग सभ्यताओं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। तो उनकी जो धार्मिक या सामाजिक जो मान्यताएं हैं, जो उनके सोशल और पॉलिटिकल बिलीफ्स है या जो रिलीजियस बिलीफ है, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन फिर भी एक समाज के अंदर ये रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर ये रहते हैं। और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के जब अंदर ये रहते हैं, तो उस सोसाइटी को रन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स की आवश्यकता होती है, कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, कुछ डॉक्ट्रिन्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इस सोसाइटी के अंदर क्रिश्चियन भी हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन भी हैं, और इसके अलावा जो प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक की बात कर ले, इसमें हिंदू भी, सपोज कि इसमें क्रिश्चियन भी हैं, इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं, इसमें जैन भी हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं जैन भी हैं, पारसी भी हैं, मतलब अलग अलग धर्मों को के मानने वाले लोग हैं। तो जब एक राजनीतिक समाज के अंदर ये अपने आप को संगठित करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, तो चूंकि इनकी धार्मिक मान्यताएं अलग हैं, फिर भी इनको एक साथ रहने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स की आवश्यकता होती है। तो वो जब ये नियम बनाएंगे, तो ये कहेंगे कि चलो ठीक है, आपका रिलीजन, जो हिंदू धर्म को मानने वाला है उसने कहा कि जो हमारा सनातन सनातन धर्म है वो सबसे प्राचीन है, वो सबसे बेहतरीन है। मुस्लिम जो लोग हैं उनके अलग एक परसेप्शन है, जो जो क्रिश्चियन है उनके अलग परसेप्शन है। तो हर किसी की धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं। तो इसमें क्या होगा कि इस समाज में जब ये लोग रहेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये कहेंगे कि ठीक है, अगर हर किसी का धर्म, जब आपस में एक राय बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर इसमें ये कहेंगे कि ठीक है, चलिए आपकी धार्मिक मान्यताओं का हम सम्मान करते हैं। और इस समाज में जो लोग रहेंगे उनको क्या होगा कि इनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, उनको रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड की जाएगी, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी।
इसमें क्या है कि आप भले ही हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? इन्होंने आपस में मिल कर के एक नियम बनाया, ये जितने समाज के अंदर के ये जो लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन्होंने आपस में एक प्रिंसिपल बनाया कि ठीक है, चलिए हमारी धार्मिक मान्यताएँ भले ही अलग हैं, लेकिन हम आपस में मिल कर के एक ये नियम बनाते हैं कि आपस में आम सहमति से कि हम जो है हमारे समाज में जितने भी लोग हैं उनको, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख या ईसाई है, सबको जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। वो अपनी स्वेच्छा से जो है किसी भी धर्म को मान सकता है। तो हालाँकि आप देखें, इनके धार्मिक और सांस्कृतिक जो मूल्य हैं वो अलग-अलग हैं, फिर भी क्या है कि एक बात पे एग्रीमेंट हो गया, एक बात पे आम सहमति बन गई, एक राय बन गई, मतैक हो गया कि हाँ, चलिए ठीक है ना, ये जो प्रिंसिपल है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। तो ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस, जो ये जो ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस है, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जहाँ पे आकर के अलग-अलग धर्मों के लोग जो है एक राय हो गए हों, उनकी राय मिल गई हो और उसको वो फॉलो करने के लिए, एक मिनिमम प्रोग्राम को मानने के लिए तैयार हुए। जैसे आप देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जहाँ पे गठबंधन होता है तो कई पार्टियाँ मिलकर के एक सरकार को चला रही होती हैं। तो एक वो कॉमन सीएमपी बनाते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। अब देखिए, सपोज कि एक पार्टी है, उसका कोई कुछ और एजेंडा है, बी पार्टी है, उसका कोई और एजेंडा है, सी का कुछ और है, डी का कुछ और है, लेकिन फिर भी क्या, क्योंकि उन्होंने एक कॉमन न्यूनतम प्रोग्राम बना लिया, एकदम एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना लिया कि हम सरकार को ऐसे चलाएंगे। तो ये जो सीएमपी है, यही क्या है, ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस है, जहाँ पे अलग अलग मान्यताओं के जो लोग हैं वो आपस में एक राय बना करके किसी भी सिद्धांत को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, जिसे इस क्वेश्चन को पूछा गया है जून 2012 में। अभी जो पिछले क्वेश्चंस आपने देखे उसमें आपने ये देखा कि मैंने आपको बताया है कि जो रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो किस पे, मतलब कैसा है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल, ठीक है ना? लेकिन ये जो क्वेश्चन है जिसे जून 2012 में पूछा गया था, और इसमें पूछा गया रॉल्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन, रॉल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है। तो यूजीसी ने इस क्वेश्चन के आंसर में जो है ऑप्शन सी को करेक्ट माना, ना कि ऑप्शन ए को। आइए इसकी थोड़ी बारीकी को, इसको गहराई को समझते हैं कि रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो क्या बात करता है। जैसे कि रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को जब आप देखेंगे तो उसमें तीन थे बेसिकली, तो दो सिद्धांत हैं, लेकिन जो जो सेकंड प्रिंसिपल है उसके दो सेक्शंस हैं। तो उसमें एक तो पहला ये है कि रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांत में क्या करते हैं, वो एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और उनका जो न्याय का पहला प्रिंसिपल है, जहाँ पे बात हो रही है किसकी, वहाँ पे बात हो रही है लिबर्टी की। जो उनका पहला फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, वहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, लिबर्टी के बारे में बात हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ फिर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट, इस पर ढूंढने में टाइम लग जाएगा। तो आप समझिए जो उनका पहला प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी। फेयर इक्वालिटी किस बात के लिए, फेयर इक्वालिटी किस बात के लिए, फेयर इक्वालिटी, सो सॉरी, थोड़ा सा जो है मिसमैच हो रहा है, मैं चीज़ों को फिक्स कर रहा हूँ। जो उनका पहला प्रिंसिपल है वो लिबर्टी से डील करता है, पहला जो प्रिंसिपल है उनका लिबर्टी से डील करता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, मतलब जो न्याय का पहला सिद्धांत है वो लोगों को समान स्वतंत्रताएं प्रदान कर रहा है। और दूसरा जो है, ठीक है ना, दूसरे में जो पहला सब सेक्शन है वो है डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल। और इसमें जो बी है, सेकंड बी, उसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी। यहाँ पे बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? इक्वालिटी, समानता की बात हो रही है। कैसी समानता? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर की समानता के बारे में बात हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है, जिसे जो तार्किक वार्ताकार है, रैशनल निगोशिएटर हैं, उन्होंने अज्ञानता के पर्दे के पीछे बैठ करके इन सिद्धांतों को विकसित किया। कि पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, मतलब समान जो है, समान स्वतंत्रता दी जा रही है। इक्वल मतलब समान, और स्वतंत्र, लिबर्टी मतलब स्वतंत्र, मतलब क्या कि लोगों को समान स्वतंत्रता दी जाएंगी ताकि वो चीज़ों को अचीव कर सके, जिन चीज़ों को चाहते हैं, जो प्राइमरी गुड्स है उसको अचीव करने के लिए कोशिश कर सके। और डिफरेंस प्रिंसिपल का जो डिफरेंस प्रिंसिपल है, इसको विभेद मूलक सिद्धांत कहते हैं। विभेद मूलक सिद्धांत, ये विभेद मूलक सिद्धांत ये कहता है कि ऐसा कि एक वेल ऑर्डर सोसाइटी में, एक ऐसी सोसाइटी में जो इन सिद्धांतों के ऊपर आधारित होगी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ लिबर्टी, समान स्वतंत्रता के बारे में, और अवसर की समानता के बारे में, फिर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब ये जो सिद्धांत है जो अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में बिलीव करते हैं या इसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये जो सिद्धांत हैं, ये इन सिद्धांत को, इन प्रिंसिपल को फॉलो करके एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि समाज के अंदर में पूरी तरीके से समानता होगी। समाज में फिर भी असमानताएं होंगी, लेकिन असमानताओं को इस तरीके से उसको व्यवस्थित किया जाएगा जो समाज का लीस्ट एडवांटेज सेक्शन है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि समाज का जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शन है, जो व्यक्ति हीनतम स्थिति में है, उसको ग्रेटेस्ट बेनिफिट मिले। मतलब क्या कि उसको अधिकतम लाभ मिलेगा, ग्रेटेस्ट बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस प्रिंसिपल है इसी से डील करता है। कि किससे? सेकेंड ए से। कि क्या? कि समाज में जो समानताएं मौजूद होंगी, एग्जिस्ट करेंगी, उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि जो समाज के लीस्ट एडवांटेज लोग हैं उनको अधिकतम फायदा हो सके। तो ये डिफरेंस प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? जॉन रॉल्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी से। हालांकि देखिए ऑप्शन ये भी सही है, लेकिन एनटी यूजीसी ने जो है, जून 2012 में तो यूजीसी एग्जाम कंडक्ट करता था, एनटीए तब नहीं थी, तो इस प्रिंसिपल को यूजीसी ने जो है सही माना था। हालांकि ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसे यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है। अगेन यहाँ पे आपको कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं और आपको इनको मैच करना है। और यहाँ पे देखिए, ये जो बुक है पॉलिटिक्स, इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि ये जो पॉलिटिक्स बुक है, ऐसा नहीं कि प्लेटो ने पॉलिटिक्स लिखी है। पॉलिटिक्स की जो प्लेटो की जो बुक है स्टेट्समैन, इसको लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? पॉलिटिकस। तो इसी पॉलिटिकस को यहाँ पे लिखा गया है। और हम जानते हैं कि आइडिया ऑफ जस्टिस के बारे में हम बात करें, आइडिया ऑफ जस्टिस किसने लिखा है? अमर्त्य सेन ने लिखा है। और जॉन रॉल्स की बुक जो है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 में पब्लिश हुई थी। और फ्रेडरिक हेक की बुक है रोड टू सर्फडम। एक्चुअली ये जो बुक है फ्रेडरिक हेक की रोड टू सर्फडम, इस बुक में जो है वो वेलफेयर स्टेट को, लोक कल्याणकारी राज्य को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि जो लोक कल्याणकारी स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है, वो क्या है कि वो दासता का मार्ग है। इट इज़ ए ट्रैक ऑफ स्लेवरी आप कह सकते हैं। या सर्फडम का मतलब क्या होता है? दासता होता है ना सर्फडम। तो ये जो लोक कल्याणी का राज का जो मार्ग है, जो प्रक्रिया, जो नीतियां हैं, वो अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस करती हैं? दासता प्रोड्यूस करती है। कैसे? इसमें क्या होता है लोक कल्याणकारी राज में कि जो लोग जिनकी आय अधिक है उसके ऊपर जो है स्टेट टैक्स ज़्यादा इम्पोज करता है, ज़्यादा टैक्स लगाता है। और उन टैक्स को जो है स्टेट उन लोगों के कल्याण के लिए, उन लोगों की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए करता है जो गरीब हैं। तो इस वजह से जो है फ्रेडरिक हेक कहते हैं कि जो वेलफेयर स्टेट है वो क्या है? रोड टू सर्फडम है। मतलब
ये क्या कहाँ लेकर के जाता है हमको, दास्ता पे, ये दास्ता का मार्ग है, क्या कल्याणकारी जो राज्य वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो अगर इसमें हम ऑप्शन की बात करें, इसे जून 2012 में पेपर जो थर्ड पेपर था उसमें पूछा गया है, तो हमने एक को किससे मैच किया, एक को हमने थर्ड से मैच किया, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए जैसे जैसे ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ना, अभी आपने इजी क्वेश्चन शुरू में देखे, अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तो इसका डिफिकल्टी लेवल है वो जो है बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, रॉल्स से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ रॉल्स वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी, जो एक सुव्यवस्थित समाज है रॉल्स का, जो न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। रॉल्स के जो रैशनल निगोशिएटर हैं, तार्किक वार्ताकार हैं, अज्ञानता के पर्दे के पीछे बैठकर, व्हील ऑफ इग्नोरेंस में के पीछे बैठकर उन्होंने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों को लागू करने के बाद जो एक समाज बना है जिसको रॉल्स वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी कहते हैं, उसकी क्या विशेषता नहीं है, क्या खासियत नहीं है, क्या उसका हिस्सा नहीं है। मतलब वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी स्टेबल होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि वो इफिशियंट होगी, वो इफिशियंट होगी, वो इफिशियंट होगी, वो जस्ट होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पे इक्वल होगी, चीज़ें वहाँ पे इक्वल नहीं होंगी। उस समाज में भी जो है असमानताएं हैं, जो जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो एग्जिस्ट करेंगी। मैंने अभी आपको बताया कि उस समाज में भी इनइक्वालिटी होगी, असमानताएं एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन ये जो असमानताएं हैं उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिससे गरीबों का भला हो सके, जो लिस्ट एडवांटेज कंडीशन में है, जो हीनतम स्थिति में है, उसका अधिकतम लाभ हो सके। तो ये जो है समान नहीं होगा। जो ऑप्शन डी है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको हम रख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इसको आपको मैच करना है। जस्टिस एज वन पर्सन वन ड्यूटी वन क्लास, ये तो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है। जस्टिस एज फेयरनेस, ये रॉल्स का कॉन्सेप्ट है। और जस्टिस एज प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, समानुपातिक समानता, ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये अरिस्टोटल का है। इसको हम पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। और जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, ये किसका कॉन्सेप्ट की डिफिनीशन है जस्टिस की, थ्रेसिमिकस की। जब आप अरिस्टोटल के न्याय के सिद्धांत की को पढ़ते हैं तो उसमें एक वार्ताकार है थ्रेसिमिकस, वो न्याय को कैसे डिफाइन करते हैं, जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सो फार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सो फार एज जॉन रॉल्स राइटिंग आर कंसर्न। जॉन रॉल्स की कृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ द पीपल। हमने आपके लिए एक कंप्लीट लिस्ट बनाई है जिसमें रॉल्स ने जितनी भी किताबें लिखी हैं उसको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पे आप देखें, थियरी ऑफ जस्टिस को कब लिखा गया था, 1971 को। 1971 में पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो इनकी बुक है, इसको कब लिखा था इन्होंने, 1993 में। द लॉ ऑफ द पीपल, ये जो रॉल्स की बुक है, इसमें न्याय के जो सिद्धांत है जिसको थियरी ऑफ जस्टिस में इन्होंने डेवलप किया था, उसको अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो है वो इंटरनेशनल स्फीयर में जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और एक और बुक है जिसका टाइटल है लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलॉसफी, इसे 2000 में पब्लिश किया था। और जस्टिस एज फेयरनेस जो है, इसको जो है इन्होंने एक बार फिर से पब्लिश किया था। एक्चुअली ये एक आर्टिकल के तौर पे पहले इन्होंने इस बुक को पब्लिश किया था 1958 के आसपास, आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है। और बाद में रॉल्स के जो आइडियाज़ को अलग अलग लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, स्पेशली जो लिबर्टेरियन थिंकर हैं, नवउदारवादी जो विचारक हैं, उसके बाद फेमिनिस्ट जो क्रिटिक हैं, आपने सुजैन मुलर ओकिन का नाम सुना होगा। और उसके बाद जो समुदायवादी विचारक हैं, आपने माइकल वाल्जर का नाम सुना होगा। तो इन थिंकर्स ने रॉल्स के सिद्धांतों को क्रिटिसाइज़ किया, उसकी आलोचना की, तो उसी के रिस्पॉन्स में इन्होंने जस्टिस एज फेयरनेस जो बुक लिखी 2001 में। और अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, जिसे दिसंबर 2013 में पूछा गया था, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है,
एक्चुअली ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा गया कि ईच पर्सन हैज़ एन इनवायबिलिटी फाउंडेड ऑन जस्टिस दैट इवन द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एज ए होल कैन नॉट ओवरराइड। प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता। एक्चुअली क्या कि जब जॉन रॉल्स बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म जब बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन को वो क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तो वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास संस्थापित अनुलंघनीयता होती है। ईच पर्सन possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole cannot override। बेंथम की पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम ये देखते हैं कि जहाँ पे अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के बारे में बात होती है, मतलब समाज में जो अधिकतम व्यक्ति हैं, ठीक है ना, जो लोग अधिकतम जो अधिक मात्रा में उनके अधिकतम सुख के बारे में बात हो रही है, मतलब ये जो लोग अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटीज उनके हितों के बारे में बात नहीं होती है। और बेंथम का जो सिद्धांत है, जो उनका दर्शन है, वो माइनॉरिटीज़ के हितों की, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को जो है अनदेखा करता है, उनको एक तरह से अवॉइड करता है। और एक चीज़ यहाँ तक कि ये भी कि मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को सही प्रूव करने के लिए, मेजॉरिटी के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए वो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को, उनके हितों को वो दबा देता है। तो ले और जब बेंथम के आइडियाज़ को रॉल्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कहते हैं कि नहीं, हर एक इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट है। इवन हम देखते हैं कि जो रॉल्स का न्याय सिद्धांत है वो कम्प्लीटली इंडिविजुअलिज्म पे आधारित है, जो व्यक्तिवाद है उस पर आधारित है। उनके दर्शन में जो है व्यक्ति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंडिविजुअल। और उनके फिलॉसफी में आप एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, राइट इज प्रायर टू गुड। मतलब ये जो अधिकार हैं, व्यक्ति के अधिकार, राइट का मतलब क्या, अधिकार। और अधिकार क्या है सही मायने में, वो क्या है अधिकार सही मायने में, क्या है अधिकार सही मायने में, लिबर्टीज़ हैं। क्या है, लिबर्टी है, स्वतंत्रता है। तो रॉल्स कहते हैं कि अधिकार जो है, जो राइट है, जो अधिकार है, वो शुभ से पहले आता है। कोई कोई चीज़ अच्छी है बुरी है, ये चीज़ें पहले बाद में आती है, पहले व्यक्ति की स्वतंत्रताएं और उसके अधिकार आते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो उसको बोलने का अधिकार एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी में, एक समाज में उसको दिया जाएगा। ये चीज़ें बाद में देखी जाएंगी कि वो जो चीज़ें बोल रहा है वो सही है या गलत है, मतलब उसके बोलने पर पाबंदी लगाई बाद में जाएगी, पहले उसको ये अधिकार दिया जाएगी कि वो बोले, वो अपनी बात को, अपने आर्ग्यूमेंट को रखे। उसके बाद में जो है फिर वो चीज़ें देखी जाएंगी कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, और भी आप देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप एग्जांपल ले सकते हैं। आप देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बोलने की आज़ादी दी गई है। आर्टिकल 19 में आप देखिए, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है, लेकिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, जो बोलने की आज़ादी आपको दी गई है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको दिया गया है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि संविधान जो है बोलने की आज़ादी पर कुछ लिमिटेशन, कुछ सीमाएँ, कुछ पाबंदियाँ लगाता है कि आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हैं जिससे शांति व्यवस्था भंग हो जाए। तो व्यक्ति के अधिकार पहले हैं, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, वो बाद में आती हैं। और बेंथम के पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या है, ठीक उल्टा है कि वहाँ पे गुड पहले आता है। मतलब जो सामाजिक गुड है, जो सोशल गुड, मतलब जो कॉमन गुड है वो पहले आता है। जो समान अच्छाई है वो बाद पहले आती है और अधिकार बाद में आते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे मेजॉरिटी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और माइनॉरिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप देखेंगे नेट के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए बिल्कुल आप सेम चीज़ देख सकते हैं, फॉर रॉल्स राइट इज प्रायर टू गुड। मतलब जो अधिकार हैं, जो स्वतंत्रताएं, वो पहले आती हैं। किससे पहले आती हैं, गुड से, कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं। और फिर आप ये भी देख रहे हैं कि द लॉस ऑफ फ्रीडम फॉर सम,
एक मिनट, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। क्या लिखा है? द लॉस ऑफ फ्रीडम फॉर सम इज मेड राइट बाय ग्रेटर गुड शेयर्ड बाय अदर्स। क्या लिखा है कि कुछ के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता की हानि को दूसरे के बीच बांटे बृहत्तम उत्तम द्वारा अधिकार बनाने। ये तो हिंदी ट्रांसलेशन पता नहीं किस ग्रह से करवा करके ले आते हैं। अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन को बैठ करके आप देखेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल हिल जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं। कुछ के लिए स्वतंत्रता की हानि को दूसरों के बीच बांटे बृहत्तम उत्तम द्वारा अधिकार बना लिया जाता है। क्या कहना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं ये? यहाँ पे देखिए क्लियरली देखिए, द लॉस ऑफ फ्रीडम, इसे समझ कि एक सोसाइटी है, उस पर दो मतलब दो सेक्शन हैं, ठीक है ना। कोई एक अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज़ हैं, और यहाँ पे मेजोरिटी में जो लोग हैं। तो कह रहे हैं कि द लॉस ऑफ फ्रीडम फॉर सम, ये कुछ लोगों के लिए जो लॉस और जो फ्रीडम का नुकसान हो रहा है, इज मेड राइट, उसको सही बना दिया जाता है। इज मेड राइट, सही बना दिया जाता है बाई ग्रेटर गुड शेयर्ड बाई अदर्स। इज मेड राइट बाई ग्रेटर गुड्स, अधिकतम लाभ के लिए या किसी बृहत्तम उद्देश्य के लिए, किसी बड़े फायदे के लिए, ग्रेटर गुड के लिए, बाई अदर्स। उपयोगितावादी दर्शन में तो यही होता है। हालांकि देखिए ये रॉल्स का स्टेटमेंट है, ये भी सही है। और आप देखें आमतौर पे जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतांत्रिक देखिए डेमोक्रेसी किस पे चलती है? मेजोरिटी पे ही तो चलती है। जो बहुमत का शासन ही तो सही मायने में होता है। जो लोकतंत्र है वो क्या है? रूल ऑफ मेजोरिटी ही तो है। और क्या है? जहाँ पे क्या है कि जो लोग माइनॉरिटीज़ में, उनके हितों को जो है देखा कर दिया जाता है, और जो लोग मेजोरिटी में, उनके हितों को जो है अच्छा बनाया जाता है, बेहतर बेहतर बनाया जाता है। तो वही बात कही जा रही है यहाँ पे। जो ऑप्शन है इसमें क्या कि असर्शन भी करेक्ट हो जाएगा और रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन क्या है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे, ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और इस सेशन के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दिसंबर 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ आप देखें। अगेन आपको कुछ किताबों के यहाँ पे नाम दे दिए गए हैं, आपको मैच करना है। और एक्चुअली यहाँ पे नाम नहीं दिए गए हैं, बल्कि कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। जैसे कि थॉमस पॉज जो हैं, ये रॉल्स के शिष्य हैं, और इन्होंने ग्लोबल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को दिया है। आपको ये बताना है, जो लोग हमारी क्लास को अटेंड कर चुके हैं, कि ग्लोबल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को थॉमस पॉज ने अपनी किस बुक में दिया है। उसकी बुक का जो नाम मेंशन करना है आपको। बाकी 3 के तो मैं नाम आपको यहाँ मेंशन कर दूंगा। आपको कुछ अपने लेवल पे भी एफर्ट करना है। मैं अपने लेवल पे एफर्ट कर रहा हूँ, आपको भी कुछ मेहनत करनी है। आपको बताना ये है कि जो थॉमस पॉज, जो कि रॉल्स के शिष्य हैं, उसके स्टूडेंट हैं, उन्होंने ग्लोबल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को, वैश्विक न्याय की अवधारणा को किस बुक में दिया है। ये आपका होमवर्क है। बाकी अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करें, तो ये रॉल्स का कॉन्सेप्ट है। और रॉल्स के सिद्धांतों की जो है समुदायवादी परिप्रेक्ष्य से, कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव से, इसने आलोचना की है माइकल वॉल्जर ने। और माइकल वॉल्जर की एक बुक है जिसका नाम है स्फीयर ऑफ जस्टिस, स्फीयर ऑफ जस्टिस। और ठीक इसी तरह जो है सुजैन मुलर ओकिन ने भी जो है रॉल्स के सिद्धांतों को फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज किया है, और उनकी बुक का नाम है जस्टिस। ये बुक को नोट कर लीजिएगा, स्फीयर ऑफ जस्टिस। ये जो बुक है माइकल वॉल्जर की, ये भी नेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, ये सुजैन मुलर ओकिन की बुक है। इसमें इन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण से, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से रॉल्स के सिद्धांतों को क्रिटिसाइज किया है। ओके, तो इसमें आप इस तरीके से इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे अगर आंसर की अगर हम बात करें, तो हमने ए को 4 से मैच किया है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इस सेशन का लास्ट जो क्वेश्चन है, जून 2015 में इसको पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन हैज़ नॉट बीन रिवाइटलाइज्ड बाय जॉन रॉल्स इन हिज बुक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। अपनी बुक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में जॉन रॉल्स में से निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है, उसको क्या किया है, उसको रिवाइव नहीं किया, उसको रिवाइटल नहीं किया है। मैंने आपको क्लास के शुरू, इस सेशन के शुरुआत में ही बताया कि रॉल्स ने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का इस्तेमाल करके जो है अपने न्याय के सिद्धांतों को जो है
प्रपोज किया, उसको एक्सपाउंड किया, उसको प्रस्तावित किया है, उसको प्रतिपादित किया है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर बात करें ओवरऑल ये जो न्याय के सिद्धांत हैं रॉल्स के, उस पे किन-किन दार्शनिकों का, किन-किन फिलोसोफर्स का इम्पैक्ट है, तो 3 थिंकर्स हैं इसमें हैं। कौन-कौन से हैं? आप नोट डाउन कर लें। जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो और कांट। ये 3 थिंकर्स की जो अवधारणाएँ हैं, जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिशन है, जो परंपरा है संविदा की, उसको रिवाइटल किया, उसको एक तरह से मतलब इन्हीं को इस्तेमाल करके, इन्हीं के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज़ करके जो है रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांतों को बनाया है। उन्होंने हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो कॉन्ट्रैक्ट थियरी है, सामाजिक समझौता सिद्धांत है, उसको रिवाइटल नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जो हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है, उसमें जो है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। जो असीमित संप्रभुता का जो सिद्धांत है, उसको जो है प्रतिपादित किया गया है। और रॉल्स जो है इस तरीके के सिद्धांत के बारे में बात करते नहीं हैं, वो एक लिबरल थिंकर हैं। रॉल्स के बारे में आप ये जानिए कि रॉल्स क्या हैं। रॉल्स जो है एक लिबरल इगैलिटेरियन थिंकर हैं। थोड़ा सा आप इसको समझिए, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जॉन रॉल्स जो हैं, जिनका कंप्लीट नाम जॉन ब्रॉडले रॉल्स है, वो एक लिबरल इगैलिटेरियन थिंकर हैं। मतलब उदारवादी भी हैं वो, और समतावादी हैं। वो एक ऐसे सुव्यवस्थित समाज की स्थापना करना चाहते हैं जहाँ पे लोग एक सभ्य जीवन को जी सकें। और रॉल्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में जस्टिस कोई पैरामीटर नहीं है, कोई नॉर्म नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, कोई मानक नहीं है। सॉरी, रॉल्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में जस्टिस क्या है? एक पैरामीटर है, एक नॉर्म है। मतलब क्या है कि आमतौर पे जस्टिस को लोग वैल्यू समझते हैं कि जस्टिस क्या है? जस्टिस एक मूल्य है, एक वैल्यू है। लेकिन रॉल्स कहते हैं कि जस्टिस एक मूल्य नहीं, एक वैल्यू नहीं है। ये क्या है? एक पैरामीटर है, एक पैरामीटर है। जस्टिस एक पैरामीटर है, एक मानक है। क्या है? जस्टिस एक मानक है। इसके ज़रिए से आप ये तय करते हैं कि एक समाज के अंदर लोगों को जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, जो राजनीतिक मूल्य है, यानी अगर आप बात करें लिबर्टी की बात करें, इक्वालिटी की बात करें, राइट्स की बात करें, एफिशिएंसी की यानी दक्षता की बात करें, दक्षता, तो एक समाज के अंदर लोगों को अधिकार, स्वतंत्रताएँ और समानता और दक्षता किस हद तक प्राप्त हैं, उनको प्रोवाइड की गई है कि स्टेट के ज़रिए से, इसको हम मीज़र करते हैं, इसको मापते हैं किसके ज़रिए से? जस्टिस के ज़रिए से। जस्टिस के ज़रिए से तो हम देखते हैं ना कि सपोज़ मान लीजिए किसी की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उस पे स्टेट ने पाबंदी लगा दी। तो ये जस्टिस के प्रिंसिपल के ज़रिए से ही तो हम तय करते हैं कि हाँ, इस स्टेट के अंदर जो है कुछ ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी आ रही है। ये जो स्टेट है एक तरह से हिटलरशाही को दिखा रहा है, अधिनायकवादी बन रहा है और लोगों की स्वतंत्रता को सीमित कर रहा है। तो गाइज़, आज की क्लास में इतना ही। ये हमारा पहला पार्ट है जॉन रॉल्स का, और दूसरे पार्ट को हम बहुत जल्दी रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच। और एक बात आपसे और भी कहनी थी, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।